आज हम एक नया बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो एसिड बेस से रिलेटेड है, लेकिन एक डिफरेंट टॉपिक भी है। बात करें तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। हालांकि मैं फिजिक्स पढ़नी, लेकिन फिर भी समझ लो क्या दिक्कत है। और केमिस्ट्री का तो फेवरेट टॉपिक है ये। टॉपिक का नाम क्या? लॉ ऑफ मास एक्शन। आप देखकर समझ चुके होंगे। तो सारी चीज़ें छोड़ो, सारे काम छोड़ो और यहाँ ध्यान देते हैं। सिंपली इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो किसी भी लॉ को जब भी बोलना होता है, उसकी डेफिनेशन या बोलूँ उस लॉ को स्टेटमेंट देना होता है, तो हमें हमेशा एक लाइन लगानी पड़ती है आगे, दिस लॉ स्टेट्स दैट। तो ये लॉ क्या स्टेट करते हैं? स्टेट का मतलब है क्या समझाना चाहते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट constant temperature and equilibrium is always equal to the or proportional to the product of the reacting species। बात करते हैं लिख के। तो देखिए होता क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन। दिस राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं तो संभाल लेना। दिस लॉ स्टेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ अ reversible reaction at definite or constant temperature and at equilibrium is proportional to the product of reacting species। समझ में आया? कुछ दिमाग में गया? ये सब बाउंसर नहीं जाना, समझिए। दिस लॉ स्टेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। पहले तो समझिए रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है जो एक्चुअल में दोनों ही साइड्स में चलती है। दोनों ही साइड में चलती है इन द सेंस, मान के चलिए ए बी में कन्वर्ट होता है। याद रखिएगा ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन होता है, साइन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। याद रखिएगा, बिना इसके आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं मानी जाएगी, आपके नंबर कट चुके होंगे। तो याद रखना, ए बी में भी कन्वर्ट हो सकता है, बी ए में भी कन्वर्ट हो सकता है, वो भी साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ, दोनों एक साथ इंटर कन्वर्जन शो करते हैं। ठीक है, इस बारे में आइए समझते हैं आगे की चीज़ें। वेलोसिटी ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट डिफाइनेट और कांस्टेंट। डिफाइनेट टर्म को आप ना भी यूज़ करो, लेकिन कांस्टेंट टर्म आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है। एंड एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब हमें प्रेशर भी कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, और भी सारी चीज़ें, उन सबको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट इक्विलिब्रियम प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। सिंपल सी बात, कहना क्या चाहता है, जो भी वेलोसिटी, मान के चलो वी वेलोसिटी आई, कोई रिएक्शन है, पहले तो मैं एक रिएक्शन लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए प्लस बी किया, ये बना सी प्लस डी। सिंपल है, ए प्लस बी लिया था, उससे सी प्लस डी बना। अब हो गया क्या, जब ए प्लस बी से सी प्लस डी बना तो यहाँ पे वी वन वेलोसिटी थी, जब सी प्लस डी से ए प्लस बी बना तो वी टू वेलोसिटी थी। सिंपल। इसे थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं। एनालाइज का मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे करना है इसे। कैसे करेंगे सर? मान के चलिए ए प्लस बी है, ठीक है। चलिए ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से समझते हैं, इजी वाले से। यहाँ से देखते हैं डेफिनेशन से। दिस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी v1 के बारे में बात करिए, ठीक है। v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनल आएगा तो प्रोपोर्शनल सिंबल है, इक्वल नहीं प्रोपोर्शनल से। प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज का मतलब कंसंट्रेशन के बारे में, कभी भी डायरेक्ट प्रोडक्ट इनटू नहीं होगा, उसकी कंसंट्रेशन से इनटू। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, आपको खुद को समझना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, क्योंकि ए प्लस बी से v1 की वेलोसिटी सी प्लस डी बना रही है, यानी रिएक्टिंग स्पीशीज। रिएक्टिंग स्पीशीज आएगी ए प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। समझ में आ रही चीज़ें? v1 यानी कि ये वाली रिएक्शन, ये प्रोडक्ट है v1 के लिए और ये रिएक्टेंट है v1 के लिए। तो v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a प्लस बी, ठीक है। अब मैं कांस्टेंट को हटाना चाहता हूँ, ये कांस्टेंट को हटाऊंगा, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल साइन है तो यहाँ कांस्टेंट लेके आऊँगा। प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो कांस्टेंट लेके आऊँ। कांस्टेंट क्या लेके आऊँ? v1 इज इक्वल्स टू k1, कांस्टेंट लिए, लेट्स सी
K1 K1 A प्लस B, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत परेशानी असुविधा कोई नहीं। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, V1 के बारे में हो गई, V2 के बारे में देखते हैं। V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, V2 के लिए प्रोडक्ट हो गया A प्लस बी, रिएक्टेंट हो गया C प्लस D। तो V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, सिंपल। तो V2 इज इक्वल्स टू K2, यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट ले लिया हमने K2, C की कॉन्सेंट्रेशन और D की कॉन्सेंट्रेशन, सिंपल, ठीक है, एज यूजुअल। तो अपने पास V1 आ गया, V2 आ गया। लेट्स सी हुआ क्या कि इसकी टोटल वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो V थी, मान के चलो V क्या होगी। अब एक सिंपल सी लॉजिक लगा के देखो, V1 उधर जा रहा है, V2 इधर जा रहा है, तो दोनों का अगर मैं अपॉन करूं, एक दूसरे के साथ कंपेयर कर देता हूं, तो दोनों के पास हमारे पास V वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि V1 और V2 तो हमेशा इक्वल ही होगी। सिंपल सी बात समझ के देखिए, क्योंकि जो टोटल V होगी वो तो V इक्वल्स टू V1 बराबर V2 होनी चाहिए, क्योंकि चाहे रिएक्शन आगे जाए पीछे जाए दोनों की वेलोसिटी भी नहीं, क्योंकि हमने कहाँ पे लिया है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे तो V1 और V2 एक बराबर होंगे, V1 V2 बराबर होंगे, तो टोटल वेलोसिटी के बारे में बराबर होंगे, तो वही चीज़ अब यहाँ लगानी। तो यानी कि V1 इज इक्वल्स टू V2 बिकॉज इट इज एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आया, देखिए क्या समझ में आया, पहला तो ऐसा मिटाते हैं, बड़ी दिक्कत है भाई पढ़ाना। उसके बाद V1 V2 के बराबर करेंगे, तो V1 की वैल्यू क्या थी, K1 A की कॉन्सेंट्रेशन इंटू P की कॉन्सेंट्रेशन, समझ में आया, इक्वल्स टू K2 C की कॉन्सेंट्रेशन इंटू D की कॉन्सेंट्रेशन, समझ में आया। अब मैं K1 और K2 को एक दूसरे के अपोजिट में ले आता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो K2 को मैं नीचे ले गया, तो K1 अपॉन K2 हो गया, C बाय D अपॉन A बाय A डॉट B, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, मान के चलो लेट्स सी हम K इक्वल्स टू K1 बाय K2 लेते हैं। ये क्या है, रिएक्शन का, टोटल रिएक्शन का कांस्टेंट मान लिया। ये फॉरवर्ड का था, ये बैकवर्ड का था, हमने दोनों का मान लिया K, ठीक है। तो ये जो K1 बाय K2 थे, ये क्या बन गया, K इक्वल्स टू C की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B मल्टीपल। तो ये अपने पास प्रूफ हो गया है। अब ये अपने पास क्या आया है, दिस इज द K। K क्या है, K का मतलब था रिएक्शन कांस्टेंट, टोटल रिएक्शन कांस्टेंट। तो टोटल रिएक्शन कांस्टेंट हमारे पास क्या निकल के आया, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मीन्स मल्टीपल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मल्टीपल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड। क्या समझ में आया हमें, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्शन कांस्टेंट। ये एक सिंपल सी चीज़ हमें समझ में आई। अब इसका क्या यूज़ है, इसे आगे तो देखिए, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होती है, इसीलिए पढ़ रहे हैं, बिना इंपॉर्टेंस को कोई कुछ नहीं पढ़ने वाला, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता। आइए इंपॉर्टेंस के बारे में देखते हैं, देखो थोड़ा बहुत। ये है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस किसकी, लॉ ऑफ मास एक्शन की। क्या है इंपॉर्टेंस, पहले इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। ये जो पूरा जो मैंने झोल चपाट किया, डेरिवेशन की है, जो भी किया मैंने, उससे हमें क्या डिटरमाइन हुआ, पहली क्या हुई, डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसमें पहले भी रिएक्शन कांस्टेंट वही है, यानी K। हमें K के बारे में पता चला, K से क्या होगा, K की वजह से क्या होगा, दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ pH ऑफ द सॉल्यूशन। pH कैसे पता चला, दिमाग घूमा। अब शुरू हुई असली कंसेप्ट्स की बात, कि डिटर्मिनेशन ऑफ pH ऑफ द सॉल्यूशन वो भी लॉ ऑफ मास एक्शन से। ऐसा कब, कहाँ, कैसे हुआ, कुछ देर का सब्र है, उसके बाद मैं इस चीज़ को क्लियरली आपको समझाऊंगा, ठीक है। 2 मिनट का सब्र रखिए भाई। तीसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ तो एक समझ में नहीं आया था, pH कहाँ से आया, तो H प्लस आयन भी इसी से निकाल रहे हैं,
क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया, डरने कोई बात नहीं, आगे समझेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है। देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, डिटर्मिनेशन ऑफ द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इन दोनों को अभी हम समझाएंगे, धीरे धीरे समझेंगे सारी चीज़। फोर्थ एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, helps in determination of Henderson-Hazelberg equation। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है मेरे से, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। और वैसे मैं ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन, ये क्या है, ये नई भसड़ मची है, और यही भसड़ बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ मास एक्शन में पूरे में, क्योंकि जो लॉ ऑफ मास एक्शन में इतनी देर से डेराइव कर रहा था, एक्चुअल में सिर्फ इसी के लिए कर रहा था, और इसी की वजह से पीएच आएगा, इसी की वजह से H प्लस आएगा, यानी जितने भी अब तक जितने भी जो नए नए क्वेश्चंस अराइज हुए थे, उन सब के लिए इलाज कौन है, हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन। तो आइए देखते हैं एक्चुअल में ये चीज़ है क्या, हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन। तो देखिए सिंपल सी, अब हम बात करेंगे हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन के बारे में, इसको डेराइव भी करेंगे, समझाएंगे भी। हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन, देखो पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो प्लीज़ बुक में से एक बार कंफर्म कर लेना। हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन समझो, उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और समझ लीजिए। हम सब के बारे में तो जान चुके हैं, विच इज़ डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसी का एक भाई होता है पी के। पी के क्या है, पी के इज जस्ट सिंपली नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के, या कॉन्सेंट्रेशन में, मतलब क्योंकि एक्चुअली में डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, तो इसकी तो क्या ही कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे, तो सिंपली क्या है, पी के इक्वल टू माइनस लॉग के, इतना समझ लो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये है कि माइनस लॉगरिथम ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट, कोई ज़्यादा पूछने वाला, बस ये है। जब एक्सप्लेन करेंगे इसको हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन, तो उसमें काम आने वाली चीज़ है। एक दो वैल्यूज़ अगर आप लिखना चाहो एज मतलब अपनी नॉलेज के लिए, एक्चुअली नॉलेज के लिए, जब बफर सिस्टम आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें बाद में पढ़नी है, तो अभी पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर है, याद रहेंगे। तो जैसे पहला है बाइकार्बोनेट, बफर जो होता है उसकी पी की वैल्यू होती है 6.1। दूसरे नंबर पे आता है फॉस्फेट बफर, जिसका पी की वैल्यू होती है लगभग, ये पी की वैल्यू है होती है 6.8 समथिंग समथिंग, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद तीसरी बात करें तो एल्यूमिनियम बफर। एल्यूमिनियम बफर अपने में नहीं आता, बस एक एग्जांपल के तौर पर मैंने रख दिया। उसकी पी की होती है लगभग 7. नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये दोनों अच्छे से पढ़ने हैं। मेन टॉपिक पे जैसे आते हैं तो सबसे पहले हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन है कैसी, उसकी शक्ल देख लो। दिस इज द पीएच इज इक्वल्स टू पी के प्लस लॉग concentration of conjugate base upon concentration of acid। समझ में आया? कुछ नहीं आया। क्या था? pH is equals to pK plus log conjugate base upon acid। बंद कर दिया अगर भाई, मेरे पे ध्यान देना। तो अब देखिए pH इक्वल्स टू पी के प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपन एसिड। अब इसको प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे देखिए। सिंपल है, प्रूव करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं। और हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपको कभी हेंडरसन हेजलबर्ग की क्वेश्चन आती है, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये आने के 101% चांसेस रहते हैं। इसकी अगर आप इक्वेशन बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, अच्छे से दिमाग लगा के समझनी है, बहुत अच्छी इक्वेशन। और अगर आप इसको लिख के आते हो तो गारंटी दे रहा हूँ आपको अच्छे से अच्छे नंबर आप इजीली ग्रैब कर पाएंगे। देखिए क्या है इक्वेशन। लेट्स बी टेकन रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? HA कोई एक एसिड है सिंपल,
जो इसकी हमें रिक्वायरमेंट है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन कराई, H+आयन निकला और A- यानी एनायन निकल गया आपका। सारे काम एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया एसिड बेस बफर वगैरह जितने भी ये सारे एक्वस सॉल्यूशन में चलने हैं। यहाँ पे क्या समझ में आया, एसिड था उसे डिसोसिएट किया H+आयन A- में। मान के चलो मैं इसका K निकालना चाहता हूँ बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन, बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन। बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन मैंने आपको क्या बताया था कि K की वैल्यू कितनी आती है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट क्या है अपना H+ इंटू A-, रिएक्टेंट क्या है अपना HA। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। K की वैल्यू आ चुकी है, अब मैं इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या होगा, K इंटू हो जाता है HA। ठीक है, उसके बाद H+ आयन आ गया सामने इंटू A-। किसी को दिक्कत परेशानी कुछ नहीं, थोड़ा सा और इंटरचेंज करता हूँ। तो ये हो गया H+ आयन इधर आ जाए तो आएगा K इंटू HA अपॉन A-। घबराने वाली बात नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं किया, H+ को यहीं रखा, K डॉट HA के अपॉन A- कर दिया, बस H को मैंने यहाँ रख दिया। कंफर्म नहीं होना, बहुत ईजी है, आराम से बैठ के समझ लो, वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर लो, कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगी है, सिंपल है। H+ आयन कुछ ऐसा करके हमें दिखाई देने लगा। मान के चलो अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे करता हूँ, पूरी इक्वेशन में लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई द इक्वेशन विद लॉग, अप्लाई विद लॉग। किसी को परेशानी नहीं ना, लॉग H+ इक्वल्स टू लॉग K डॉट HA A-, कोई परेशानी नहीं। अब मैं एक और मल्टीप्लाई करता हूँ, -1, कोई दिक्कत नहीं, -1 से भी इंटू कर देंगे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग H+ माइनस लॉग K डॉट माइनस लॉग, एक्चुअल में माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, और डॉट नहीं आएगा एक्चुअली में, A-। तो यहाँ से क्या हुआ, लॉग H+ था इक्वल टू लॉग K डॉट HA/A-, मैंने सिर्फ -1 से इंटू किया, पूरी इक्वेशन इस हिसाब से खुल के आ गई मेरे सामने। अब आते हैं ट्विस्ट, ट्विस्ट इन द सेंस अब आएगा मजा। माइनस लॉग H+, माइनस लॉग H+, ये पीएच जैसा नहीं नजर आ रहा है, तो माइनस लॉग H+ की जगह क्या लिख दिया मैंने, पीएच। माइनस लॉग के कुछ कुछ पी के जैसा नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ तुम्हारा पी के, समझ में आया, जैसे पी के आया। ओके, रोकना रे, रोकना 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 रोकना। तो पीएच हुआ, माइनस लॉग H+ की जगह माइनस लॉग के की जगह हुआ पी के, ये माइनस एज इट इज रह गया, सॉरी, माइनस लॉग HA अपॉन A-, कोई परेशानी नहीं, सिर्फ इन्हें इंटरचेंज किया है। ठीक है, हो गया। अब इसके आगे pH इक्वल्स टू पी के, मैं A- को ऊपर ले जाना चाहता हूँ, HA को नीचे लाना चाहता हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। माइनस की जगह हो जाए प्लस लॉग A- अपॉन HA। क्या समझ आया? जो पहली हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन लिखी थी अपन, हमने साथ मिलकर लिखी थी ना कि हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन, एज इट इज सेम नहीं लग रहा, पीएच की जगह पीएच, पीके की जगह पीके, प्लस की जगह प्लस, लॉग की जगह लॉग, A-, कॉन्जुगेट बेस, एसिड था, एसिड का क्या बना, कॉन्जुगेट बेस, लॉग A- यानी कॉन्जुगेट बेस A-, HA जो कि एसिड था, एसिड, यहाँ भी एसिड, तो सिंपल ये होगी हैंड पंप, हैंड्स प्रूव्ड, हैंड पंप नहीं है अब ये। ठीक है, तो पूरी हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन दोबारा समझा रहा हूँ हुआ क्या। हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन है क्या, पहले तो ये समझो,
pH इक्वल टू पी के प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन कॉन्जुगेट एसिड। एक्चुअली में एसिड सिंपल है, कॉन्जुगेट नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक एसिड लिया HA जो कि एक्वा सॉल्यूशन में था, रिवर्सिबल रिएक्शन थी, H प्लस आयन और A माइनस ने रिलीज किए बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन। K की वैल्यू क्या आई? K की वैल्यू आएगी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू A माइनस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। जस्ट वैल्यूज के अंदर रखते जाना है, थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई विद लॉग, ये वैल्यूज आएंगी, मल्टीप्लाई बाय -1, ये वैल्यूज आएंगी। उसके बाद सिर्फ सिंपली कन्वर्ट करना है इन्हें, सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट करते जाओ, आंसर निकलता जाएगा। लास्ट में से सिर्फ इंटरचेंज करना है रिवर्सिबल प्रोसेस में, यह आएगा हैंस प्रूव। तो ये होगी आपकी पूरी हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन। अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगा, इसलिए पढ़ रहे हैं, नहीं तो कोई नहीं पढ़ेगा। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन कुछ इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या है? पहली इंपॉर्टेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ pH ऑफ वीक एसिड सॉल्यूशन। समझ में आया? क्योंकि वहाँ हमने वीक एसिड लिया था, तो सिंपल सी बात है, हम डिटर्मिनेशन ऑफ pH ऑफ वीक एसिड सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट है pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, हम बफर सॉल्यूशन का pH भी निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रिपेयरिंग, एक्चुअली प्रिपरेशन, मेरी ग्रामर थोड़ी सी वीक है, कंफर्म कर लेना है। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH। समझ में आया? फोर्थ एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक सो, क्या है पॉइंट? समझिए, ये है डिटर्मिनेशन एंड एवेल्युएशन ऑफ acid and base status of the body. Determination and evaluation of acid base status of the body. acid base को बफर नाम भी दे सकते हैं। अपनी बॉडी के अंदर कई तरह के बफर सिस्टम चलते हैं, जैसे कि आप पहला समझो ब्लड के अंदर ही बफर सिस्टम, ब्लड बफर सिस्टम समझेंगे, हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम होता है। उसके बाद हम और भी बफर सिस्टम्स हैं, उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में समझेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, उनके बीच में क्या कंपैरिजन होता है, तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे अगले टॉपिक बफर के अंदर। सिंपल सी चीज़ है हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन, ये सारी चीज़ें आप समझ लिए, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं अलग से या तो उसके लिए वीडियो शेयर कर दूंगा या फिर आपको नोट्स के अंदर उस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, एंड टेलीग्राम चैनल पे नोट्स जरूर ले लेना, ठीक है? बाय। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत मदद हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके हमारी अगली वीडियो की तरफ, जो कि आपको नॉलेज की तरफ अग्रसर करेगी। और डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आपको अगर जो भी नोट्स चाहिए वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। और दूसरा, अगर आपको और भी हमारे साथ कनेक्टेड रहना है तो आप हमें इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो अप कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी पर्सनल हेल्प चाहिए हो तो आप उसके अंदर DM भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।